ये कल्पना करना कितना अद्भुत है ना कि लहरों के ठीक नीचे एक ऐसा महानगर बसा है जो मतलब जो कभी सोता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, एकदम 24 घंटे चलने वाला शहर। सही कहा, जहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं, नियॉन रंग है और एक ऐसा ट्रैफिक सिस्टम है जिसमें लाखों जीव बिना किसी सिग्नल के अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस विशाल शहर को किसी क्रेन या भारी मशीनरी से नहीं बनाया गया है। बिल्कुल नहीं, इसे उन सूक्ष्म जीवों ने बनाया है जिन्हें हम शायद नंगी आंखों से ठीक से देख भी ना पाए। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में यानी इस डीप डाइव में हम इन्हीं मूंगा चट्टानों या कोरल रीफ्स के रहस्य को खंगाल रहे हैं, जिन्हें अक्सर पानी के नीचे का वर्षा वन अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो इन्फोग्राफिक हम देख रहे हैं, वो इनकी संरचना, इनकी जैव विविधता और उन पर मंडराते गंभीर खतरों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है। और आज हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे ये बेहद छोटे जीव मिलकर इतने विशाल ढांचे बनाते हैं, और ये भी कि क्यों उनका अस्तित्व आज खतरे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कोरल या मूंगा कहते हैं तो अक्सर दिमाग में एक रंगीन पत्थर या पौधे की छवि बनती है। मैं भी पहले यही सोचती थी। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन मूंगे ना तो पत्थर है और ना ही पौधे। अच्छा, तो फिर ये असल में है क्या? ये असल में जानवर है, उन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। कोरल पॉलिप्स। अगर इनकी कार्य प्रणाली को देखा जाए जो हमारे स्रोत में दी गई है, तो ये मुझे बिल्कुल प्रकृति के 3D प्रिंटर की तरह लगते हैं। ये 3D प्रिंटर वाली उपमा यहाँ बहुत सटीक बैठती है। अगर हम एक पॉलिप को करीब से देखें तो वह एक बहुत ही छोटे जेली जैसे जीव की तरह होता है। जेली जैसा जीव? मतलब वो देखने में इतना कमजोर लगता है? बिल्कुल, लेकिन उसका काम करने का तरीका बेहद जटिल है। वो लगातार समुद्र के पानी से कैल्शियम और कार्बोनेट आयनों को खींचता है। हाँ, और फिर अपने आधार पर एक सख्त चूने का ढांचा यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एक कप तैयार करता है। ओहो, मतलब वे पानी में घुले हुए खनिजों को खींचकर उसे एक ठोस इमारत में बदल रहे हैं। सही कहा। एक तरह से वे अपने ही घर की नींव को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह। और पता है, जब एक पॉलिप का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है तो वो अपना वो सख्त ढांचा वहीं छोड़ देता है। अच्छा, तो उस खाली ढांचे का क्या होता है? उसके बाद अगली पीढ़ी का पॉलिप उसी ढांचे के ठीक ऊपर अपना नया घर बनाना शुरू कर देता है, परत दर परत, मिलीमीटर दर मिलीमीटर। बाप रे, मतलब जो विशाल मूंगा चट्टानें आज हम देखते हैं वे असल में हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही पीढ़ियों का सामूहिक कब्रिस्तान और नया शहर दोनों हैं। बिल्कुल, यह एक बहुत ही लंबी और धीमी प्रक्रिया है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम आज की दिल्ली या मुंबई को उन पुरानी इमारतों के ठीक ऊपर बसा दें जो हजारों साल पहले बनी थी। हाँ, और फिर उनके ऊपर नए घर बनाते जाएं। और ये निर्माण कार्य इतना विशाल हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, मैंने सुना है कि वो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है जिसे जीवित जीवों ने बनाया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर ये इतने ही बेहतरीन वास्तुकार है तो ये हर जगह क्यों नहीं पाए जाते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, अगर हम दुनिया का नक्शा देखें तो ये मूंगा चट्टानें केवल एक खास बेल्ट में ही दिखती हैं, भूमध्य रेखा के आसपास। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का विशाल रीफ हो या हमारे भारत में अंडमान और लक्षद्वीप समूह का पानी, गहरे समुद्र या ठंडे पानी में ये 3D प्रिंटर काम क्यों नहीं करती? देखिए, इसका सीधा संबंध उस ऊर्जा से है जो इस अथक निर्माण कार्य के लिए चाहिए। ऊर्जा मतलब उन्हें अपना घर बनाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बिल्कुल, केवल पानी से कैल्शियम खींचकर पत्थर बनाना ये एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया है। एक छोटे से पॉलिप को इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इतनी ऊर्जा उन्हें मिलती कहाँ से? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सामने आता है। अच्छा। पॉलिप्स अकेले ये काम नहीं कर सकते। वे अपने ऊतकों के अंदर जूज़ैंथेली नामक सूक्ष्म शैवाल या एल्गी को पनाह देते हैं। जूज़ैंथेली मतलब ये एक तरह का आपसी समझौता है। बिल्कुल, पॉलिप ने शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित घर दिया। और बदले में वो शैवाल क्या करता है?
वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए भोजन बनाता है और उस भोजन का 90% हिस्सा उस पॉलिप को दे देता है। ओह वाह, 90%! ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, अब चूंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की भरपूर रोशनी चाहिए, हाँ, इसलिए ये मूंगा चट्टाने केवल उष्णकटिबंधीय महासागरों यानी ट्रॉपिकल ओशंस के गर्म और उबले पानी में ही पनप सकती हैं, एकदम से जहाँ सूरज की किरणें आसानी से पहुँच सकें। ये सब कुछ आपस में कितना गहराई से जुड़ा हुआ ना। सूरज की रोशनी शैवाल को ऊर्जा देती है, शैवाल पॉलिप को भोजन देता है और पॉलिप उस भोजन से ऊर्जा लेकर एक के ऊपर एक चूने के महल बनाता चला जाता है। बिल्कुल यही कारण है कि ठंडे, गहरे और अंधेरे महासागरों में ऐसे विशाल कोरल रीफ नहीं बन पाते, क्योंकि वहाँ तो ये प्रकाश संश्लेषण वाली ऊर्जा का चक्र ही टूट जाता है। बिल्कुल, और जब उथले पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का ये विशाल शहर एक बार बन जाता है ना, तो ये खाली नहीं रहता। हाँ, इन्फोग्राफिक में भी ये दिखाया गया है कि कैसे वहाँ मछलियों और कछुओं की भरमार है। देखिए, समुद्र में कोई भी ठोस संरचना जिसमें छिपने की जगहें हों, वो सबसे कीमती रियल एस्टेट बन जाती है। और यहाँ जो आंकड़े हमारे स्रोत में दिए गए हैं, वो सच में हैरान करने वाले हैं। समुद्र के कुल क्षेत्रफल का मुश्किल से 1% हिस्सा भी इन मूंगा चट्टानों से ढका नहीं है। 1% से भी कम? हाँ, लेकिन फिर भी समुद्र की सभी प्रजातियों का 25% हिस्सा इन्हीं चट्टानों पर निर्भर है। ये एक अकल्पनीय घनत्व है। ये आंकड़ा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन्हें अंडर वाटर रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। बिल्कुल, विशाल और अक्सर खाली महासागर के बीच में ये एक ऐसा नखलिस्तान है जहाँ भोजन भी है और छिपने के लिए अनगिनत दरारें और गुफाएं भी। छोटी मछलियाँ शिकारियों से बचने के लिए इन दरारों में छिपती होंगी। हाँ, और फिर उन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं, कछुए, स्टारफिश, शार्क। पूरा का पूरा एक जटिल खाद्य जाल फूड वेब इसी 1% जगह पर केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन हर एक मिनट मैं कुछ सोच रही थी, अगर 25% प्रजातियां इतनी छोटी सी जगह में रह रही हैं, तो वहाँ जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण तो नहीं होगा? शांति बिल्कुल नहीं। वहाँ तो जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती होगी, हर कोई एक दूसरे को खाने या जगह छीनने की होड़ में लगा होगा। और यही कड़ी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन इस पारिस्थितिकी तंत्र को इंसानों के लिए इतना मूल्यवान बनाता है। वो कैसे? देखिए, जब जगह कम हो और दुश्मन ज्यादा हो, तो जीव खुद को बचाने के लिए नए तरीके इजाद करते हैं। जमीन पर जानवर भाग सकते हैं, लेकिन एक स्पंज या एक छोटा मौका तो भाग नहीं सकता। हाँ, वो तो अपनी जगह पे चिपके हुए हैं। इसलिए वे रासायनिक युद्ध या केमिकल वॉरफेयर का सहारा लेते हैं। रासायनिक युद्ध मतलब वे अपने बचाव के लिए जहर या खास तरह के रसायन छोड़ते हैं पानी में। ठीक यही होता है। ये समुद्री जीव अपने बचाव में ऐसे जटिल रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जो शिकारियों को दूर रख सकें या आसपास के जीवों को उनकी जगह पर कब्जा करने से रोक सकें। और मजे की बात यह है कि जो रसायन एक समुद्री जीव को शिकार होने से बचाते हैं, वही रसायन लैब में अध्ययन करने पर इंसानों के लिए एक जीवन रक्षक दवा बन सकता है। वाओ, ये तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक पूरी तरह से नया नजरिया है। मैंने तो हमेशा जंगलों से जड़ी बूटियां मिलने की बात सुनी थी। कैंसर के इलाज की दवाइयाँ, अस्थमा, गठिया और कई तरह के एंटीवायरल यौगिक आज इन्हीं मूंगा चट्टानों के जीवों से खोजे जा रहे हैं। मतलब ये सच में एक बहुत बड़ी अंडर वाटर फार्मेसी है जिसके बहुत से रहस्य अभी खुलना बाकी है। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हम केवल एक पर्यटक स्थल की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ लोग डाइविंग करने या छुट्टियां मनाने जाते हैं। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। हम भविष्य की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे इन्फोग्राफिक में एक और लाभ जो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है वो है तटरेखाओं की रक्षा, कोस्टल प्रोटेक्शन। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि चूने से बना एक ढांचा जो देखने में खुद इतना नाजुक लगता है, वो समुद्र की उन खूंखार लहरों और तूफानों को कैसे रोक सकता है जो बड़े बड़े कंक्रीट के बांधों तक को तोड़ देते हैं। इसका रहस्य उस चट्टान की जटिल और उलझी हुई संरचना में छिपा है। अच्छा, कोरल रीफ एक सपाट कंक्रीट की दीवार नहीं है, इसमें छोटे छोटे छेद, शाखाएं और दरारें होती हैं। हाँ, जब एक विशाल लहर या तूफान का पानी इस रीफ से टकराता है, तो पानी इन दरारों और शाखाओं के बीच से गुजरने को मजबूर होता है, जिससे जबरदस्त घर्षण पैदा होता है। समझ गए। तो वो लहर एक झटके में किसी दीवार से टकराकर टूटती नहीं है, बल्कि उस चट्टान की उलझी हुई संरचना में फंसकर अपनी ऊर्जा को बिखरने पर मजबूर हो जाती है। बिल्कुल सही। रीफ एक तरह से उस लहर की 97% तक
99%। हाँ, जब तक वो पानी हमारे तटों या जमीन तक पहुंचता है, तब तक वो एक शांत लहर में बदल चुका होता है। अगर ये प्राकृतिक ब्रेकर ना हो तो चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाएं तटीय शहरों का जो नुकसान करेंगी, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि करोड़ों लोगों के घर और पूरी अर्थव्यवस्था इसी प्राकृतिक धार की वजह से सुरक्षित है। बिल्कुल। और मत्स्य पालन यानी फिशरीज से होने वाली आय भी तो इसी से जुड़ी है, क्योंकि मछुआरों को मिलने वाली ज्यादातर मछलियां अपनी शुरुआती उम्र इन्हीं सुरक्षित द्वीप्स में बिताती हैं। ये एक ऐसा आपस में गूंथा हुआ जाल है जिसमें से अगर एक भी धागा टूटे तो पूरा ढांचा चरमरा सकता है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे स्याह पहलू की तरफ ले जाती है। एक तरफ हमारे पास ये अद्भुत महानगर है जो हमारी रक्षा कर रहा है, हमें भोजन दे रहा है और भविष्य की दवाइयाँ दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो खतरा इस वक्त उस पर मंडरा रहे हैं, जो हमारे स्रोत में भी साफ साफ दिखाए गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये शहर एक बहुत बड़े पतन की ओर बढ़ रहा है। दुर्भाग्य से ये सच है। कोरल ब्लीचिंग एक ऐसा शब्द है जो इस सामग्री में बार बार सामने आता है। अगर कोई इस प्रक्रिया को गहराई से समझे तो ये केवल रंग हो जाने की बात नहीं है, ये किसी हॉरर फिल्म के दृश्य से कम नहीं है। कोरल ब्लीचिंग सच में भयानक प्रक्रिया है। हमने अभी बात की थी कि पॉलिप्स के अंदर ज़ूज़ैंथिड्स नाम के शैवाल रहते हैं, जो उन्हें भोजन और उनके खूबसूरत रंग देते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये पॉलिप्स तापमान को लेकर असाधारण रूप से संवेदनशील होते हैं। और यहीं पर जलवायु परिवर्तन और थर्मोमीटर का बढ़ता हुआ पारा अपनी विनाशकारी भूमिका निभाता है। हाँ, जब कार्बन उत्सर्जन के कारण दुनिया का तापमान बढ़ता है तो जाहिर है समुद्र का पानी भी गर्म होता है। और जब पानी का तापमान उसके सामान्य स्तर से सिर्फ 1 या 2 डिग्री भी ज्यादा हो जाता है ना, तो पॉलिप्स भारी तनाव में आ जाते हैं। तनाव और स्ट्रेस में और इस तनाव की स्थिति में पॉलिप का शरीर उस शैवाल को अपना दुश्मन समझने लगता है और उसे अपने शरीर से बाहर निकालता है। तेज होता है। ये तो खुद अपने ही भोजन के स्रोत को, अपने जीवन रक्षक को अपने ही घर से निकाल देने जैसा है। ये बिल्कुल वैसा है। और शैवाल के जाते ही नीले का सारा रंग खत्म हो जाता है और केवल अंदर का सफेद हड्डी जैसा चूने का ढांचा दिखने लगता है। इसीलिए हम ब्लीचिंग इस स्थिति में मूंगा तुरंत मरता नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से भूखा मरने की कगार पर आता है। क्योंकि उसका 90% खाना तो चला गया। सही बात है। अगर पानी का तापमान कुछ हफ्तों के भीतर वापस सामान्य नहीं हुआ तो वो पॉलिप भूख से तड़प के मर जाएगा। ये तो भूखमरी का एक बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाला दृश्य है। एक रंग बिरंगा हलचल भरा शहर देखते ही देखते एक सफेद भूतिया शहर में तब्दील हो जाता है। एक गूस टाउन। और एक बार जब पॉलिप्स मर जाते हैं तो उस सफेद ढांचे पर नुकसानदायक समुद्री काई जम जाती है और वो पूरा का पूरा महानगर हमेशा के लिए एक बंजर खंडहर बन जाता है। ये बहुत ही दुखद है। लेकिन बात सिर्फ बढ़ते तापमान तक ही सीमित नहीं है। हमारे इन्फोग्राफिक में प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां भी दिखाई गई हैं। प्रदूषण ये एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यही पूछने वाली थी, एक तरफ तापमान उन्हें भूखा मार रहा है, तो क्या दूसरी तरफ प्रदूषण और ये अनगिनत प्लास्टिक कचरा उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा है? प्लास्टिक और रासायनिक प्रदूषण उस तनाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि पानी में बहता हुआ एक प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक की बोतल आती है और एक मूंगे की शाखा पर लिपट जाती है। तब तो सूरज की रोशनी उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और रोशनी नहीं मिलेगी तो अंदर बैठा शैवाल भोजन नहीं बना पाएगा। इसके अलावा समुद्र में जाने वाला कृषि रसायनों का बहाव और शहरों का सीवेज पानी की गुणवत्ता को इतना बिगाड़ देते हैं कि मूंगों में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। उनका प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम पहले ही बढ़ते तापमान की वजह से कमजोर हो चुका होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी इंसान को पहले से ही तेज बुखार हो बढ़ते तापमान के कारण, और फिर हम उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहाँ जहरीला धुआं और कचरा भरा हो। उसके बचने की उम्मीद ही क्या रह जाएगी। ये एक बहुत ही सटीक और भयानक घटना है। और देखिए, इस संकट में अत्यधिक मछली पकड़ना यानी ओवरफिशिंग एक और खतरनाक आयाम जोड़ देता है। ओवरफिशिंग का क्या असर होता है? हमने देखा है कि रीफ एक बेहद संतुलित जगह है। कुछ खास तरह की शाकाहारी मछलियां होती हैं जिनका काम उन खतरनाक समुद्री काई या शैवालों को खाना होता है जो मूंगों को ढक सकते हैं। अच्छा, यानी वे मछलियाँ उस शहर की सफाई कर्मचारी हैं।
वे रीफ को साफ रखती हैं ताकि मूंगों को सांस लेने और बढ़ने के लिए जगह मिल सके। एकदम सही। लेकिन जब इंसान अपनी लालच या व्यावसायिक फायदे के लिए उन सफाई करने वाली मछलियों को भारी तादाद में समुद्र से निकाल लेता है, तब तो गंदगी फैल जाएगी। बिल्कुल, रीफ का संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है। देखते ही देखते वो खतरनाक काई पूरे मूंगे को अपनी चपेट में ले लेती है। उसका दम घुटने लगता है और नए मूंगों को पनपने की कोई जगह नहीं बचती। ये पूरी तरह से एक विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया है, एक चेन रिएक्शन। हाँ, ये एक बहुत ही डराने वाला कैस्केडिंग इफेक्ट है। एक धागा खींचने पर पूरा का पूरा स्वेटर उधड़ रहा है। तापमान बढ़ने से शैवाल बाहर जा रहे हैं, प्रदूषण से बीमारियां आ रही हैं और ओवरफिशिंग से उनका सफाई तंत्र ठप पड़ गया है। इसीलिए जब हमारे स्रोत में और दुनिया भर के वैज्ञानिक ये नारा देते हैं, मूंगा बचाओ, महासागर बचाओ, हाँ, सेव द रीफ्स, सेव द ओशंस, तो ये केवल एक भावनात्मक अपील नहीं है, ये एक स्पष्ट वैज्ञानिक चेतावनी है। महासागरों का पूरा स्वास्थ्य, उसकी जैव विविधता और उसका संतुलन इन मूंगा चट्टानों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आज की ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे और अस्थिर कर देने वाले सवाल पर आकर टिक जाती है। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे सूक्ष्म जीव लाखों सालों की मेहनत से कैल्शियम कार्बोनेट के विशाल महानगर खड़े करते हैं, कैसे वे तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं और कैसे उनमें भविष्य की बीमारियों का इलाज छिपा है। बिल्कुल। लेकिन जब हम सुनते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में दुनिया के लगभग सभी मूंगे खत्म हो सकते हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि ये खालीपन सिर्फ पानी के नीचे तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं, उसका असर जमीन पर हर एक इंसान तक पहुंचेगा। वही तो, जरा सोचिए, अगर समुद्र का वो 25% जीवन अचानक बेघर हो गया तो वो पूरा का पूरा खाद्य जाल रातों रात ढह जाएगा। उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी और जिनकी थाली का भोजन उसी पर निर्भर है। जब लहरों को सोखने वाली वो प्राकृतिक दीवार टूट जाएगी तो हमारे तटीय शहरों का नक्शा कैसा दिखेगा? तबाही मच जाएगी। ये सोचना बेहद विचलित करने वाला है कि हम एक ऐसे महानगर के पतन के गवाह बन रहे हैं जिसके मलबे पर हमारी अपनी मानव सभ्यता का बहुत बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। क्या उस विशाल शून्य को कभी भरा जा सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।